फॉरेस्ट क्लियरेंस में फंसे हिमाचल के 600 प्रोजेक्ट। शिमला में विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष आमने सामने। हिमाचल के सियासी गलियारों में फिर से गर्माहट आ गई है। बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकताओं को लेकर 2 दिन तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन बैठकों से निकलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार पर खूब बरसे। हिमाचल के सियासी गलियारों में फिर से गर्माहट आ गई है। बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकताओं को लेकर 2 दिन तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन दोपहर तक चंबा, सिरमौर तथा ऊना जिलों के विधायकों के साथ बैठक हुई। उसके बाद मंडी, कुल्लू तथा बिलासपुर जिलों के विधायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक से निकलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार पर खूब बरसे। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों में महज खानापूर्ति कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं को कभी पूरा नहीं किया जाता है। जब मुख्यमंत्री से इसके बारे में पूछा तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी सरकार में भी ऐसा ही होता था। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को नई परंपराओं की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि विधायक लोकतंत्र की मजबूत कड़ी हैं। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में विधायकों की प्राथमिकताओं को पूरी तरजीह दी जाती है। मुख्यमंत्री ने माना कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से हिमाचल में 600 प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं। यदि यही हालत रहे तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा न खटखटाना पड़े। 15वें वित्त आयोग से हिमाचल के फंड्स में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, योजनाओं के नामों में फेरबदल हो सकता है। कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के विधायकों के साथ बैठक 9 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जबकि लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन और शिमला जिलों के विधायकों की बैठक दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। नहीं, ये तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की प्रॉब्लम है। पहले तो ये है कि डीपीआर बननी है, फंड्स की सैंक्शन होनी है, फंड्स की। अब जैसे लोग कह रहे थे कि जी हमारे वहाँ पे जो है पंप ऑपरेटर ही नहीं है जो स्कीम चला सके। अरे भाई, अगर प्रदेश की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है 1000 पंप ऑपरेटर लगा दिए जाएंगे, पूरे प्रदेश से इसके जो है ट्रांसफ़र करके जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में बदल दिए जाएंगे, तो बाकियों को कहाँ पंप ऑपरेटर मिलेंगे? तो बाकी से तो ताले ही लगेंगे। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। और हमने आज सरकार से कहा है, हम समझते हैं, हम कहते हैं कि आप जो है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो। हैं, आप कर्मचारियों के हितैषी बनते हैं। आप 2004 से जो पेंशन जो आपकी सरकार ने बंद की थी केंद्र में, आप उस पर फैसला करें। बजट आ रहा है, हमने इनको कहा कि करुणा मूलक आधार पे 4500 केसेस पेंडिंग पड़े हैं सरकार के पास। आप जो है उनको एक मुश्त सबको नौकरियां दो। एसएमसी के जो है फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। 2255 कितने शिक्षक हैं, 2555 के आसपास कि उनको जो है नियमित करना है, उनके फैसले करो। कंप्यूटर टीचर्स के मसले हैं, कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल से 2 साल करने की आपने बात कह रखी है। ऐसे बहुत मसले हैं जो स्टेट से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। पुलिस वालों का है, अगर बाकियों का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है तो पुलिस वालों का 8 साल का है। तो ये जितने भी मामले हैं, हम चाहते हैं कि नया बजट आ रहा है, बजट में इन चीज़ों का समावेश किया जाए। जो है सरकार की तरफ से स्वाभाविक रूप से ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है, और इस घटना में हम उनकी पीड़ा में उनके साथ हैं। उत्तराखंड के साथ मेरी कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड के साथ विस्तार से बातचीत हुई है, और इस सारी बात से हमको भी थोड़ा सबक लेना है कि प्रोजेक्ट्स कहाँ लगने चाहिए और किस प्रकार से सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो पीछे हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन बातों को लेकर के भी हमको विचार करने की आज की तारीख में जरूरत है कि ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में भी घटित ना हो। ग्लेशियर आया और 13 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट वहां पर था, उसकी जो रिजर्वायर थी उसमें पानी में चला गया, और उसने सारा उसके कारण जो है वो सारा जो बांध बनाया गया था वो टूट गया। और उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट लगभग 550 मेगावाट का बन रहा था, जिसको एनटीपीसी बना रही थी, वहां पर वो डैमेज हुआ। उसमें नुकसान ज्यादा है, और आदमी का नुकसान भी सबसे ज्यादा वहीं पर हुआ, क्योंकि लोग वहां उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। निश्चित रूप से थैंक यू। प्लीज नई व्यवस्था के अनुरूप जो है वो सारी चीजें अब इसमें होंगी, और इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक स्कीम्स के नाम का चेंजेस होंगी, परिवर्तन होंगे, जैसे बैकवर्ड एरिया सब प्लान है, जैसे हमारा शेड्यूल कास्ट का है, जैसे हमारा ट्राइबल सब प्लान है। ये बजट वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। स्कीम के नाम चेंज हो सकते हैं। देखिए, विधायक प्राथमिकता की मीटिंगें शुरू हुई हैं,
और आज पहली मीटिंग थी और उसमें हम लोग गए थे। लेकिन हमारा ये मानना है कि विपक्ष के लिए ये बैठकें बिल्कुल औपचारिक हो गई हैं, रस्मी हो गई हैं और इनका कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। और ख़ास तौर पे हमने आज यहाँ पे मसला एमएलए के इंस्टीट्यूशन का भी मसला उठाया है। विधायक का इंस्टीट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उसकी गरिमा जो है निरंतर गिराई जा रही है लगातार सरकारी तौर पे। और आज भी काफ़ी इस पे बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि वो जो है एमएलए के इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करना चाहते हैं, एमएलए की गरिमा को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके कही हुई बात को ऑफिस अधिकारी माने, कर्मचारी माने। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे ये कोई उचित स्थान नहीं है जहाँ पे ये मसला उठाया जाए। लेकिन अगर एमएलए प्रायोरिटी जहाँ पे विधायकों का ही बात हो रही है, अगर ये उचित मंच नहीं है तो कौन सी जगह उचित मंच है कि आप जो हैं लगातार हम 3 एमएलए तो यहाँ खड़े हैं जो अभी मीटिंग से आए हैं। हमारी 3 साल में एक भी प्रायोरिटी जो है नाबार्ड से सेंक्शन नहीं हुई है। 2018, 19, 20, 21 हमने प्रायोरिटीज़ दी, सड़कों की भी दी और उसके बाद पानी की भी दी। और जब हमने आपको प्रायोरिटीज़ दी उसकी डीपीआरस ना बढ़ना, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं बनाई गई डीपीआरस? क्या उन अफसरों को जवाब तलब किया जाएगा या जिन्होंने हमारी डीपीआरस नहीं बनाई? हमारी जब डीपीआरस नहीं बनी उनको फिर आप नाबार्ड को फंडिंग करने का तो सवाल ही नहीं रहा। अगर ये कह रहे हैं कि 2200 करोड़ रुपए की नाबार्ड ने फंडिंग की है तो भाई उस हिसाब से तो 40-40 करोड़ रुपया जो है हर एमएलए को मिलना चाहिए था, लेकिन हमें तो नहीं मिला है। और उसके बाद ये जो है संतुलित विकास नहीं है, ये असंतुलन हो रहा है कि आप जो है चंद इलाका विशेष में जो है नाबार्ड का पैसा भेज रहे हो एमएलए प्रायोरिटी की। अगर आज चौथी दफ़ा आया हूँ इस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के पास, सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री के पद की अपनी गरिमा है। मीटिंग का लोग देखते हैं कि एमएलए ने क्या पोज किया है। हर बार हम और ये लिख दिया कि ये चीज़ें जो है फिजिबल नहीं है। जो हमने उनको बीट एरिया मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीट एरिया प्रोजेक्ट पार्ट 2 बनना था, पार्ट 1 हमने बना लिया, पार्ट 2 में लिख दिया ये फिजिबल नहीं है। पहले हमने 50-55 करोड़ से बनाया। ऐसे ही जो है बघौर साहब से या जो है पोंग डैम से पानी आना है लिफ्ट करके तो लिख दिया ये फिजिबल नहीं है। अफसर अपनी मर्जी से लिखते जा रहे हैं और उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है कि आप किस ढंग से जो है इनको इनफिजिबल कर रहे हैं। जी आपको लगता है कि ऑपोजिशन जी ये बचाव में कह रहे थे कि जी हमारे टाइम में जब आप सरकार में थे हमारे साथ भी ऐसा ही होता, तो हमने कहा कहीं तो शुरुआत होगी, रवायत कहीं से तो डाली। अगर आपको लगता है कि उस समय होता था, क्या आप आज भी उसी पे चलेंगे? एमएलए का इंस्टीट्यूशन आप देखो ना, विधायक निधि एमएलए की बंद कर दी, ठीक है, विधायक निधि ऐसा समय था उस समय कर दी गई, लेकिन आपने सरकार में और स्तर पे तो कोई कट नहीं लगाया, कोई फिजूल खर्ची में कट नहीं लगाया, कोई गाड़ियाँ खरीदने पे कट नहीं लगाया। हमने कहा उसको आप बहाल करो। ऐसे ही जो है आपने ऐच्छिक निधि की बात है, हमने कहा एमएलए की ऐच्छिक निधि आप बढ़ाओ। जो एमएलए कहता है, एमएलए मीटिंग के ये पहले एससीज पीडब्ल्यूडी या एक्सियन आईपीएच दूसरे जितने भी लोग हैं एमएलए से बात तक करने नहीं आते कि भाई कौन सी स्कीमें जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चाहिए, क्यों इम्पोज करनी है। लोगों पे ऐसा दहशत रखोगे तो काम कैसे चलेगा? कर्मचारी इन मीटिंगों से पहले जो है अनिवार्य किया जाना चाहिए कि अफसर आके जो एमएलए से मिले, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और पिछली डीपीआर में आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो इसलिए मसले थे। हम ये मानते हैं एमएलए का इंस्टीट्यूशन बहुत गरिमापूर्ण है। पीछे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिनकी पार्टिकाएँ टूट गई हैं उनको बहाल किया जाएगा एमएलए की। किसने कहा अपोजिशन के एमएलए की? तो किसी ने पार्टिकाएँ बहाल नहीं की। तो इसलिए जो है 2 सेट ऑफ रूल नहीं चल सकते। शिमला में टैक्सी चालकों द्वारा सराहन के युवक का मर्डर करने के बाद टैक्सी चालकों की छवि खराब हो रही है। चंद गुंडा तत्वों के कारण प्रदेश के शेष टैक्सी चालक और ऑपरेटर क्यों बदनाम हो। जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और जिन ऑपरेटरों ने ऐसे गुंडा तत्वों को संरक्षण देकर बतौर कर्मचारी नियुक्त किया है उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश की सबसे बड़ी देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने बताया कि सभी टैक्सी स्टैंड पर
प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जिसका कंट्रोल पुलिस के अधीन हो। साथ ही हर टैक्सी चालक की वेरिफिकेशन की जानी चाहिए ताकि किसी की हिम्मत न हो कि इस तरह खुलेआम मर्डर या मारपीट करें। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय ठाकुर और फाउंडर प्रेसिडेंट नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन से कैमरे लगाने और वेरिफिकेशन करवाने का आग्रह किया, लेकिन अब तक कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कारण लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि हर टैक्सी में जीपीएस सिस्टम तो लगाए हैं, लेकिन वे सही तरह से काम भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस और भी ध्यान दिया जाए और जो भी लोग अपराध में संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों के कारण सभी टैक्सी चालकों और ऑपरेटरों की बदनामी हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही निंदनीय घटना है जो 3-4 दिन पहले मर्डर हुआ है, और जो इसमें पुलिस वाले को कोई भी कह रहे कि क्या नाम कि ये इसमें टैक्सी चालक सम्मिलित थे। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो इसमें कोई भी हो, चाहे वो टैक्सी चालक हो, कोई भी हो, उसे जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम यही प्रशासन से ये कहना चाहिए सरकार से कि ये वेरिफिकेशन जरूरी होनी चाहिए, इस तरह की घटना आइंदा ना हो। हम ये कहना चाहते हैं। उसके अंदर एक तो सीसीटीवी कैमरा जो है विभाग की तरफ से अवश्य लगे, क्योंकि अगर विभाग की तरफ से सीसीटीवी कैमराज वहां लगाए जाते हैं तो पूरी वेरिफिकेशन जो है और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है विभाग के पास रहेगी। क्योंकि इस तरह के मामले जो है पहले भी बहुत हो चुके हैं। जैसा अभी हमारा जो है 2 महीने नहीं हुए हरीश जी का जो मामला हुआ था बिलासपुर के अंदर कंदरौल में, हमारे एक चालक का भी मर्डर हो गया था। तो काफी घटनाओं को जो है अंजाम पहले दे चुके हैं। इस तरह की घटनाएं ना हो, चाहे वो सवारी है या टैक्सी का चालक है या मालक है, इनके साथ इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए जो है सरकार को कुछ कड़े निर्देश जो है अमल में लाने चाहिए। और इससे जो है हमारा जो चालक समाज है या टैक्सी समाज है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। तो मेरा तो आपके माध्यम से जनता से भी आग्रह है कि आप अपना विश्वास ना खोएं, क्योंकि जो सारे चालक जितने भी टैक्सी चालक हैं वो सभी ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो है रात धरा जो टैक्सी वाले अपनी सेवाएं देते हैं, सर्विस देते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के हित में देते हैं। अब ये जो मामला हुआ है इसमें अगर कहीं ना कहीं टैक्सी वाले दोषी पाए जाते हैं तो हम तो सरकार विभाग से ही मांग करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। ये मेरा आग्रह है। देखिए, बस स्टैंड में जो हमारे नॉलेज में आई थी, तो इससे पहले जो है अभी जो है ये 3 या 4 महीने पहले जो हरीश का मामला हुआ था, हमारा जो चालक था, टैक्सी भाई था, उसका मर्डर जो है कंदरौल में किया गया। ये एक कांड जो है हमारे सामने जो है नजर आया है पहले जी। तो सर क्यों नहीं दोषी है कि जो हिमाचल के अंदर एक तो चाहे बाहरी राज्य से है या अन्य है, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यूनियन के अंदर जो है जो भी हमारा गेस्ट आता है, सवारी आती है, उसकी वेरिफिकेशन वहाँ होनी चाहिए। हम बार बार टैक्सी चालकों से और यूनियन वालों से और विभाग से ये आग्रह कर रहे हैं कि इनकी वेरिफिकेशन होना अनिवार्य किया जाए। और यूनियन में भी जो है हमारी हर सवारी का जो है वेरिफिकेशन रजिस्टर के ऊपर जो है दर्ज करे, उनकी 2-2 आइडेंटिटी प्रूफ जो है वहाँ पे ले। इसके लिए कहीं ना कहीं जो है सरकार और विभाग का भी जो है एक अहम भूमिका है। कि अगर इसमें ऑपरेटर की बात की जाए कि ऑपरेटर ने अगर ऐसे चालक रखे हैं तो ये अनिवार्यता उनकी होनी चाहिए कि भाई वो अपने पास जो ड्राइवर रखते हैं उनका पूरा प्रूफ और उनकी जो वेरिफिकेशन है वो अपने पास अनिवार्य यूनियन के अंदर और अपनी गाड़ी के अंदर और अपने पास अनिवार्य करे। और मेरा तो यही है कि भाई अगर जो ये अभी जैसा कृत्य हुआ है तो इसके उपरांत जो है जितने भी हमारे टैक्सी समाज है हिमाचल के अंदर, तो हमारा तो ये कि भी इस तरह से टैक्सी चालकों को बदनाम ना किया जाए कि जैसे एक तालाब में एक मछली गंदी होती है तो उसी तरह पूरा तालाब जो है गंदा हो जाता है। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि हमारा जो टैक्सी समाज है वो पूरा गंदा है, ऐसा नहीं है। या सभी ऐसे हैं कि इक्का दुक्का कोई गलती करता है तो उसकी सजा जो है हमारे टैक्सी समाज को नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा आग्रह है जनता से भी और सरकार और विभाग से भी। धन्यवाद। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्वशी रौतेला इन दिनों पहाड़ों की हसीन वादियों का दीदार करने शिमला पहुंची हैं। उर्वशी कुफरी नारकंडा में बर्फ का लुत्फ उठाने के बाद शिमला के मारोड व रिज मैदान पहुंची। उर्वशी इससे पहले भी सनम रे की शूटिंग के लिए शिमला व कल्पा आ चुकी है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्वशी रौतेला इन दिनों पहाड़ों की हसीन वादियों का दीदार करने शिमला पहुंची है। उर्वशी कुफरी नारकंडा में बर्फ का लुत्फ उठाने के बाद शिमला के मॉल रोड और रिज मैदान पहुंची।
उर्वशी इससे पहले भी सनम रे की शूटिंग के लिए शिमला और कल्पा आ चुकी है। उर्वशी रौतेला ने बताया कि उनका नाता हिमालय से बचपन से रहा है। वे शिमला अपने परिवार के साथ घूमने आई हैं। यहाँ की सुंदरता मन को मोह लेने वाली है। वे कुफरी नारकंडा के बाद अब शिमला घूम रही है। पहाड़ों में घूमने का अपना ही मजा है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान देश की रीढ़ है। सभी को अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध का अधिकार है, जिसका वे समर्थन करती है। What do you want to say? ये तो शिमला में रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा गाइड करें. Please tell something about Shimla. This is one of the best places one can be in, and people are very, very, very cultured and very nice people over here. उनकी मदर भी बहुत नाइस है, ब्रदर उनको बहुत नाइस है। और मैं खुद बहुत शर्मीला. Thank you. Thank you so much. खूबसूरत जगह है शिमला और मैं यहाँ पे बार बार आना पसंद करूँगी। शिमला के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी जब कर रहे हैं बहुत काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं, तो या इट्स ग्रेट। हिमाचल में आई रियली प्रे टू गॉड कि कुछ हो, है ना, तब मैं दोबारा यहाँ पे आने का मौका, मैं हमेशा मौका ढूंढती हूँ यहाँ पे आने का, तो या अभी मौका नहीं मिला तो खुद मौका बना लिया। सो दैट्स द थिंग। ब्यूटीफुल। जितनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स हैं वो शिमला में शूट हुई हैं। मेरी खुद की फिल्म सनम रे शिमला में शूट हुई है। हम शिमला से ऊपर गए थे कल्पा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट जगह है पहुंचने के लिए। वहाँ पे आई मीन इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट बट इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो शिमला पूरा हिमाचल हमने एक्सप्लोर किया था वाइल शूटिंग फॉर सनम रे। तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड मेमोरीज है शिमला के साथ। और मैं खुद ही एक आई मीन आई एम पहाड़ी, तो आपको तो पता है हम सभी पहाड़ी हैं, हमको तो बहुत पसंद आता है। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ डॉटर ऑफ हिमालयाज, so it feels great whenever I see Himalayas, whenever I see the beauty of hills, it feels great. जी, मैं कम्प्लीटली सपोर्ट करती हूँ किसान को, बिकॉज हमारा जो नेशन है भारत, वो एक तरीके से जिसे बोलते हैं बैकबोन है हमारे कंट्री की, नेशन की। और जिस तरीके से वो जो भी ये हमारा राइट है और ये उनका भी पूरी तरीके से राइट है, जिस तरीके से वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम। हिमाचल में आई रियली प्रे टू गॉड कि कुछ हो, है ना, तब मैं दोबारा यहाँ पे आने का मौका, मैं हमेशा मौका ढूंढती हूँ यहाँ पे आने का, तो या अभी मौका नहीं मिला तो खुद मौका बना लिया। सो दैट्स द थिंग। स्कीइंग का बहुत आनंद लिया हमने। बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई शिमला में, तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया विद एंटायर फैमिली। खूबसूरत जगह है शिमला और मैं यहाँ पे बार बार आना पसंद करूँगी। शिमला के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी जब कर रहे हैं बहुत काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ रही हैं, तो या इट्स ग्रेट। बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। देर रात 5 लोगों को अचानक पेट में दर्द और उल्टी होने की शिकायत सामने आई, जिसके बाद सभी मरीज अस्पताल में भर्ती हो गए। डॉक्टर्स की टीम ने उनका चेकअप कर दवाई दी और हालत सामान्य होने पर घर भेज दिया। वहीं इन सभी मरीजों में डायरिया की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मेडिकल ऑफिसर्स की अध्यक्षता में 5 टीमों का गठन कर डियारा सेक्टर में अन्य लोगों की जांच और उन्हें डायरिया के प्रति जागरूक करने और ORS के पैकेट वितरित करने के लिए भेजा। वहीं मेडिकल ऑफिसर्स की टीम आज शाम तक कुल कितने मामले सामने आए हैं, इसकी रिपोर्ट CMO को भेजेगी। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। मुझे पता चला था कि डियारा सेक्टर में कुछ केस रात को यहाँ हॉस्पिटल में आए थे और उनको जो डायरिया या वॉमिटिंग की शिकायत थी। तो जब हमने कंफर्म किया तो 4-5 केसेस यहाँ हमें पता चला था कि आए हैं और उसी को देखते हुए फिर आगे के लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है और 2 हमारे मेडिकल ऑफिसर्स उनकी ड्यूटी लगाई कि जाके वो कंफर्म करें। तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ डियारा सेक्टर है जो वहाँ पे कुछ केसेस हैं जो डायरिया के या पेट दर्द के या नोज़िया और वॉमिटिंग के मिले हैं। तो जब हमने ये देखा कि हाँ केसेस हैं तो उसी को देखते हुए फिर हमने दोनों जो MOs हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी जो उनको लीडर बना के उनकी लीडरशिप में टीमें बना दी हैं और 4 या 5 टीम्स हमारी इस समय काम कर रही हैं जो घर घर जाके लोगों को जागरूक तो कर ही रही हैं, लेकिन दवाई और ORS के पैकेट भी बांट रहे हैं और लोगों को इससे डायरिया डायसेंट्री से बचने के जो है वो उपाय भी बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे हेल्थ एजुकेटर और जो मास मीडिया के एजुकेशन ऑफिसर होते हैं वो भी जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
और अभी क्योंकि ये अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, 2-3 घंटे का टाइम भी बीता है, तो इसकी फाइनल रिपोर्ट है शाम तक पता चलेगी कि कितने केसेस हमें मिलते हैं। लेकिन ये है कि जितने भी अभी तक पता चला उनमें से सीरियस कोई नहीं है, सारे जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और ये आगे ना फैले, इसी के लिए हम ये जो टीम्स हैं जो घर घर जाके काम कर रही हैं और पानी के सैंपल्स हमने ले लिए हैं और भी जो रीज़न हो सकता है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कारण क्या होगा। सोमवार को विकासखंड ननखड़ी में पंचायत समिति के चुनाव हुए, जिसकी अध्यक्षता तहसीलदार ननखड़ी वीना ठाकुर ने की। उनके साथ विकासखंड अधिकारी ननखड़ी अभिषेक भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रीति मंगल और उपाध्यक्ष के लिए शेर सिंह खुद को चुना गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की मेहनत से ननखड़ी विकासखंड में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। एप्पल न्यूज के लिए ननखड़ी से राम गोपाल की रिपोर्ट। प्रीति मंगल जी, आप न की पंचायत समिति के अध्यक्ष चुनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ननकी क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। ननखड़ी क्षेत्र के विकास के लिए जी सबसे पहले हमारा जो ये रोड है, गांव-गांव में जो हमारी सड़कें नहीं, इसमें काफ़ी विकास करना है और गांव के रास्ते हो गए और काफ़ी सारे महिलाओं के लिए भी काफ़ी सारे विकास करने हैं। बहुत सारी प्राथमिकताएं काफ़ी सारी रहेगी। धन्यवाद। उपाध्यक्ष शेर सिंह जी, आपको सबसे पहले मुबारकबाद। आप ननखड़ी क्षेत्र के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी? टिकट हमारी सड़क वाया ननखड़ी कई सालों से लोग तड़प रहे कि कब पक्की होगी, आपका क्या कहना है इस विषय पर? सबसे पहले तो मैं ननखड़ी क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी सर्वप्रथम जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, बुनियादी तौर पर जो भी हमारी सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको विकास करने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो क्षेत्र है बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो सकती है। उसके लिए हमारा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्यटन के लिए इतना अभी विकसित नहीं है। उसमें सर्वप्रथम जो है सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के तौर पर रहेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी काफ़ी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने में जो है हमारी अहम जो है भूमिका हम इसमें करने वाले हैं। और उसके बाद शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां टीचर्स की कमियां हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटों की राज्य कमेटी ने निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यूनियन की कार्यकारी सचिव वीना शर्मा ने कहा कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त न किया गया और ICDS का निजीकरण करने की कोशिश की गई और आंगनवाड़ी वर्कर्स को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने केवल आंगनवाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने की मांग की है, क्योंकि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा का कार्य पिछले 45 वर्षों से आंगनवाड़ी कर्मी ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेवारी आंगनवाड़ी कर्मियों को देने की घोषणा प्रदेश सरकार बजट सत्र में ही करे, अन्यथा हजारों कर्मियों द्वारा बजट सत्र में ही सरकार की घेराबंदी की जाएगी। उन्होंने चेताया कि अगर आंगनवाड़ी कर्मियों के सिवाय किसी अन्य को प्री प्राइमरी की शिक्षा की जिम्मेवारी दी गई तो इसके खिलाफ निर्णायक आंदोलन होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा होगा। लागू करो, लागू करो, लागू करो। आगे चले जाओ, आगे बढ़ो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशन सुविधा लागू करो, देना होगा। ICDS का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ICDS का निजीकरण देनी होगी, देनी होगी। पेंशन सुविधा देनी होगी, देनी होगी।
है मेन है जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री नर्सरी के लिए अब प्राथमिक विद्यालयों में भेजा जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि जो उसमें उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का जो काम करेंगे वो नियमित टीचर की भर्ती उसके लिए की जाएगी, जिसका हमारी यूनियन बिल्कुल विरोध कर रही है। क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको हम पिछले 45 वर्षों से इनकी शिक्षा का काम जो है वो हम ही लोग कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार जो है हम लोगों की अनदेखी कर रहा है और इसमें नियमित भर्ती की वो जो बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं प्री नर्सरी को लेकर के। हमारी अगली रणनीति होगी कि अगर सरकार आज के, क्योंकि आज का जो प्रदर्शन था वो हम कम लोग कम संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, और अगर सरकार हमारी इस बात को अभी भी नहीं मानती है तो आने वाला जो हमारा बजट सत्र होगा उसमें हम पूरे दल और बल के साथ अपनी प्रदर्शन विधानसभा का घेराव करेंगे। और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मैस के टेंडर के लिए किए गए थे। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मैस के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे हैं। भाजपा कार्यकाल में सदैव विवादों में रहने वाला स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आया है। कार्यकारी युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों आईजीएमसी अस्पताल शिमला में मैस के आवंटन के लिए टेंडर आयोजित किए गए थे, जिसमें 4 कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ये टेंडर सभी नियमों को ताक पर रखकर तथाकथित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के किसी रिश्तेदार को आवंटित कर दिए। यदुपति ने कहा कि ये मैस आईजीएमसी अस्पताल द्वारा चलाई जाती थी, जिसका सालाना खर्च 2 करोड़ था। इस साल ये निजी हाथों में लेने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। लेकिन टेंडर में न तो सालाना खर्च का ब्यौरा दिया गया था और सभी नियमों को ताक पर रखकर टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करते हुए ये टेंडर केवल उसी व्यक्ति को दिया जाना था जिसने प्रदेश भर में 500 बिस्तर वाले अस्पताल में पहले ये कार्य किया हो, जबकि हिमाचल प्रदेश में केवल 2 ही अस्पताल ऐसे हैं जहां पर 500 बिस्तर की सुविधा है। जबकि इसी तरह की प्रक्रिया टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी में की गई थी। वहां पर इस तरह का कोई भी नियम लागू नहीं था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले साल से जो टेंडर प्रक्रिया चली हुई थी खाना वितरण को लेकर आईजीएमसी में, जिसको आज तक जो है प्रदेश सरकार खुद चला रही थी, फिर इन्होंने किसी कंपनी को ये काम देने के लिए जो है टेंडर इनवाइट किए और टेंडर में सिर्फ उन्हीं कंपनियों के फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हीं कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम और शर्तें बनाई गई। और प्रत्यक्ष तौर पर जिस ठेकेदार ने यहाँ पे भाग लिया, जिस ठेकेदार को यहाँ पे काम मिला, उन्होंने पत्राचार के माध्यम से प्रदेश सरकार को लिखा कि ये काम जो है घाटे का है और जो सरकार जो ये खाना वितरण का काम 2 करोड़ रुपए में कर रही थी, उन्होंने कंपनी के अपने पत्राचार के माध्यम से प्रदेश सरकार को लिखा कि हमें जो है 2 करोड़ रुपए में घाटा हो रहा है, तो इस घाटे की भरपाई के लिए इसको जो है 5 करोड़ किया जाए। और प्रदेश सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे प्रकरण को लेकर और इसमें जो खर्चा इन्होंने मेंशन किया था ठेकेदार ने, इसके ऊपर ना किसी भी प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनाई गई, ना इस पूरे मामले की जांच की गई कि क्या सही मायने में इतना खर्च हो रहा है, क्या सही मायने में जो है जो प्रदेश का सरकार है उस पैसे का जो है सही यूटिलाइज हो रहा है। तो प्रदेश सरकार ने जो है आंखें बंद करके जो ठेकेदार है, जो खुद को माननीय मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है, उसको डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए जो 2 करोड़ में जो सरकार काम कर रही थी, उसको 5 करोड़ रुपए में जो इसको आवंटित किया गया है। हम प्रदेश सरकार से और प्रदेश सरकार के मुखिया से और स्वास्थ्य मंत्री से ये मांग करते हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है अपना स्पष्टीकरण दे, अन्यथा पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय युवा कांग्रेस, हिमाचल युवा कांग्रेस जो है स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेगी और जयराम ठाकुर जी का भी घेराव करेगी, क्योंकि ठेकेदार ने कहा है कि वो जयराम जी का जो है बहुत ही क्लोज है, बहुत ही करीबी है, वो उनके रिश्तेदार हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, हम मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जो है जांच की जाए, ताकि सबके सामने जो है दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। क्या नाम है?
किन्नौर जिले में सोमवार को जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव दूसरी बार सदस्यों के उपस्थित न होने के कारण नहीं हो पाए। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर दोनों बैठकों में सदस्यों के नहीं आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा 15 फरवरी को अंतिम तिथि तय की गई है। बता दें कि किन्नौर जिले में जिला परिषद सदस्य की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीट पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी और 4 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती है। आगामी 15 फरवरी को जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर किसका कब्जा होगा, ये देखना बाकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर हेमराज बेरवा ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की अंतिम और तीसरी तिथि इसलिए विशेष है, यदि इस बैठक में कोई प्रत्याशी उपस्थित नहीं होता है तो उसे डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। किन्नौर जिला में जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव होना था उसके लिए दूसरी बैठक की तारीख हमने तय की थी आज 8 तारीख को। अब आगामी जो थर्ड एंड लास्ट मीटिंग हम करते हैं उसकी तारीख हमने 15 तारीख निश्चित की है, 15 तारीख को सुबह 11 बजे। और इस बार स्पेशल ये होगा कि जो अगर मीटिंग को अटेंड नहीं करता तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भी साथ में ही इसके साथ ही जाता है। अगर नहीं अटेंड करता है तो डिस्क्वालीफाइड माना जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि उस दिन शायद हमारा किन्नौर जिला में जो निर्वाचन है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वो संपन्न हो जाएगा।